हेलो हेलो सभी जनों को। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में, जो कि हमारा अध्याय 4। ठीक है, कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 4 है और इसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब हम कार्बन के बारे में एक्सक्लूसिवली पढ़ने वाले हैं, सिर्फ कार्बन के बारे में अलग से पढ़ने वाले हैं। अब आप पूछोगे इतने सारे तत्व है, सिर्फ कार्बन के लिए अलग से अध्याय क्यों बना रखा है, कार्बन में ऐसी क्या खास बात है, बताती हूँ। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि पूरा का पूरा अध्याय ही उसके लिए बना रखा है। तो आगे देखें, आगे यहाँ पे है हम कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन क्यों करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि हम कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन क्यों करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सारी सजीव वस्तुएं कार्बन यौगिक पर निर्भर करती है। हम अपने शरीर तथा हमारे पर्यावरण को आणविक स्तर पर कार्बन यौगिकों को समझे बिना नहीं समझ सकते। कार्बन यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, पहला क्या है हमारा, पहला है सारी सजीव वस्तुएं जो है वो कार्बन यौगिक पर निर्भर करती हैं। ठीक है, सारी की सारी जो हम जो भी जिंदा वस्तुएं हैं वो सारी कार्बन के यौगिकों पर निर्भर करती हैं। कैसे, वो आगे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, हम अपने शरीर तथा हमारे पर्यावरण को आणविक स्तर या फिर मॉलिक्यूलर लेवल, हम अगर जैसे बैठे हैं और हमको किसी चीज के बारे में पढ़ना है, उसके हर एक अण के बारे में, ठीक है, हर एक कण के बारे में अगर हमको उसे पढ़ना है, उसके आणविक स्तर पर जाकर पढ़ना है, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके पढ़ना है कि आखिर ये चीज किससे बनी हुई है, किस मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो वो हम नहीं पढ़ सकते जब तक हम कार्बन के यौगिकों को नहीं समझ लेते। क्यों? क्योंकि हर चीज कार्बन के यौगिकों पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो कार्बन यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन के रूप में जाना जाता है। कार्बन यौगिकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। ठीक है, पहला समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि सारे सजीव वस्तु जो है वो कार्बन यौगिकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कार्बन से बहुत सारे यौगिक बनते हैं। मीथेन में सिर्फ एक कार्बन परमाणु होता है और डीएनए में खरबों, डीएनए मतलब जो हमारे रगों में होता है डीएनए, उन डीएनए में खरबों कार्बन परमाणु होते हैं। तो कार्बन जो है वो बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं, मीथेन से लेकर डीएनए तक। मीथेन जो है वो CH4 होता है। मीथेन जिसमें एक कार्बन परमाणु है, मीथेन से लेकर डीएनए तक जिसमें खरबों यानी कि ट्रिलियंस, ठीक है, खरबों कार्बन है, वहां तक वो यौगिक बना सकता है, वो बहुत सारे यौगिक बना सकता है। ठीक है, दूसरा ये है। और तीसरा क्या है, 4 करोड़ से ज्यादा कार्बन यौगिक प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु भी करोड़ों, जीव जंतुओं में भी करोड़ों कार्बन यौगिक पाए जाते हैं। तो हमारे क्या प्रयोगशाला में तो 2 तरह के कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है, कार्बन के यौगिक कौन से 2 तरह के, एक जो प्रयोगशाला में बनते हैं और एक जो प्रकृति में बनते हैं। ठीक है, और ये दोनों भी करोड़ों हैं, ये अकेला ही 4 करोड़ से ज्यादा है। समझ रहे हो ये कितना बना सकता है एक कार्बन? ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मतलब जो 4 करोड़ से भी ज्यादा कार्बन प्रयोगशाला में बनते हैं कार्बन के यौगिक, उसी तरह पेड़ पौधों में भी हमको करोड़ों कार्बन के यौगिक मिलते हैं। समझ आए इतना? तो फिर आगे बढ़े। कार्बन का अध्ययन क्यों करते हैं ये समझ में आ गया। कार्बन खास क्यों है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कार्बन का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि सारे सजीव वस्तुएं जो है वो कार्बन यौगिकों पर निर्भर करती है। दूसरा है कि कार्बन बहुत सारे यौगिक बना सकता है, एक परमाणु से लेके खरबों परमाणु वाले यौगिक बना सकता है। और तीसरा है कि 4 करोड़ से ज्यादा, मतलब करोड़ों में हमारे जो कार्बन का यौगिक है वो प्रयोगशाला एवं जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े फिर। कार्बन यौगिकों के विभिन्न प्रकार। तो कार्बन के यौगिक जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, क्या है, पहला कार्बन वलय रूप में हो सकता है, जैसे बेंजीन, या बहुत अधिक जटिल यौगिकों के रूप में जैसे कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो है ये है हमारा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। और ये जो है ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो हमारा जो कार्बन है वो ऐसे सीधे सीधे यौगिक भी बना सकता है, ऐसे ऐसे जुड़कर भी यौगिक बना सकता है, और कार्बन हमारा इस तरह से एक रिंग बनाकर, एक वलय बनाकर भी कर सकता है। तो हमारा जो कार्बन वलय रूप में हो सकता है, तो हमारा जो कार्बन है वो वलय रूप में हो सकता है। एक है हमारा बेंजीन
जो कि थोड़ा आसान है कि हमारे 6 कार्बन साथ में जुड़ जाते हैं और उन कार्बनों के साथ में एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है CH 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 और CH। ठीक है, और फिर बीच में एक को छोड़ के एक हमारे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो एक होता है बेंजीन जो वलय रूप में हो सकता है और दूसरा होता है अधिक जटिल यौगिक जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और भी चीजें हैं, ग्लूकोज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ऐसे वलय रूप में भी मिलती है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो कार्बन यौगिक का एक प्रकार क्या है, वलय वलय वाला रूप। वलय वाला रूप क्या है, वो एक रिंग बना लेता है, एक ऐसे रिंग बना लेता है कि वो हर कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और कहीं पे भी उसका अंत और प्रारंभ और अंत नहीं होता। ठीक है, समझ में आया। उसके क्या एग्जाम्पल है, पहला तो बेंजीन और दूसरा बहुत ज्यादा अधिक जटिल यौगिक जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन विशेष क्यों है, मैंने पढ़ाया अभी कि कार्बन का अध्ययन क्यों करते हैं, फिर मैंने बोला था कि हम पढ़ेंगे कि कार्बन इतना विशेष क्यों है, खास क्यों है। देखिए क्या है, कार्बन में लंबी श्रृंखला यौगिक बनाने की क्षमता होती है, इसे श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, कम संख्या में परमाणु कई अलग अलग तरीकों से बंध बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, पहला ये है कि कार्बन में लंबी श्रृंखला यौगिक बनाने की क्षमता है। तो जो हमारा कार्बन है वो ऐसी एक लंबी श्रृंखला खुद में ही बना सकता है। इस लंबी श्रृंखला को बनाने की क्षमता को हम श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, श्रृंखलन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कैटेनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम श्रृंखलन बोलते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, कम संख्या में परमाणु कई अलग अलग तरीकों से भी बंध सकते हैं। कम संख्या मान लीजिए 4। ठीक है, अभी 4 वाला जो कार्बन है वो कितने कितने तरीकों में बंध सकता है, देखते हैं। कार्बन ऐसे बंध सकता है, ठीक है, फिर कार्बन ऐसे बंध सकता है। ठीक है, ये 4 हो गया। ठीक है, उसके अलावा कार्बन ऐसे बंध सकता है। तो कार्बन जो है वो कई सारे तरीकों में भी बंध सकता है, भले ही इन सब में एक ही संख्या का परमाणु हो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन ये अलग अलग तरीकों में बंध सकता है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया पहला कि विशेष क्यों है कि कार्बन जो है वो लंबी श्रृंखला बना सकता है, उसमें क्षमता होती है लंबी लंबी श्रृंखला बनाने की, चेन बनाने की, उसको हम श्रृंखलन कहते हैं। और इतना ही नहीं, कम संख्या में जो परमाणु है वो कई अलग अलग तरीके से बंध बना सकते हैं या फिर बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कार्बन श्रृंखला कुछ परमाणुओं से लेकर लाखों परमाणुओं तक हो सकती है। उदाहरण प्रोपेन, ब्यूटेन। कार्बन परमाणु बेंजीन की तरह एक वलय संरचना में भी खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कार्बन श्रृंखला जो है वो कुछ परमाणु जैसे 10 या फिर 4, 5, 10, ठीक है, इतने परमाणुओं से लेकर लाखों करोड़ों परमाणुओं तक हो सकते हैं। तो कार्बन की जो श्रृंखला है वो 4 की भी हो सकती है, वो 10 की भी हो सकती है, ठीक है, और वो लाखों की भी हो सकती है कि लाखों की एक उसने अपनी श्रृंखला बना ली हो। ठीक है, उदाहरण क्या है, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्बन परमाणु बेंजीन की तरह एक वलय बनाकर भी खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं। वलय क्या है, एक रिंग। तो बेंजीन की तरह वो खुद का एक वलय बनाकर भी खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो विशेष काय को है भाई हमारा ये कार्बन लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता है, उसको श्रृंखलन कहते हैं। संख्या, इतना ही नहीं, कम संख्या वाले परमाणु जो है उसमें अलग अलग तरीके से ये बंध बना सकता है। दूसरा है, कार्बन श्रृंखला कुछ परमाणुओं से लेकर लाखों परमाणुओं तक वो बना सकता है। जो हमारी सीधी सीधी चेन थी ये वाली, ये कुछ परमाणु 4-5 परमाणु से भी बन सकते हैं और लाखों के भी बन सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो कार्बन है वो बेंजीन की तरह एक वलय बना सकता है, एक रिंग बना सकता है, एक रिंग की संरचना कर सकता है जिससे कि वो खुद को ही व्यवस्थित कर पाए। ठीक है, समझ में आया कार्बन विशेष क्यों है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन विशेष, ये देखिए हमारा कार्बन जो है उसने ऐसी एक रिंग बनाई, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसने 7 की एक चेन बना ली। ठीक है, एक 7 कार्बन की श्रृंखला बना ली। अब ये अगर मैं इस कार्बन को यहाँ पे ले आऊं, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, 1 2 3 4 5 6,
तो ये है तो उतनी ही संख्या का एक, ठीक है, उतनी ही संख्या का ये हमारा एक यौगिक है, लेकिन इसने अपनी जगह बदलकर एक अलग बंध बना लिया है। तो इसको आप कितनी भी कोशिश कर ले, ये पहले कुछ ऐसा दिखता था, अब इसने ऐसा कुछ बना लिया है, ठीक है। वैसे तो ये भी है C7 और ये कितना है देखते हैं, ये 16 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो ये है हमारा C7H16 और यहाँ पे गिनते हैं 7 कार्बन तो है ही, उसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी C7H16 है। तो दोनों एक ही संख्या के परमाणु, लेकिन इन लोगों ने अलग अलग बंध बना लिया है, तो इसलिए हमारा कार्बन जो है वो विशेष है। मैंने इससे नहीं पढ़ाया क्योंकि ये थोड़ा सा गलत है। यदि आप आखिरी वाले कार्बन को ही ऐसे मोड़ के नीचे ले आओगे, देखिए अगर ऐसे को हम ऐसा कुछ बना दे तो इसको हम सीधा कर कर फिर से ऐसा बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी एक चेन को हम ऐसा बना दे कि अंत में भी एक कार्बन हो, ठीक है, और यहाँ पर भी एक कार्बन हो, तो इसका मतलब इसको सीधा तो टेढ़ा मरोड़ मरोड़ कर भी हम इसको वापस ऐसा नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों अलग है, ये दोनों जो है वो बिल्कुल सेम है। इसको अगर हम यहाँ पे सीधा कर दें तो ये ऐसी एक सीधी चेन बन जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो कार्बन विशेष क्यों है, वो अलग अलग बंध बना सकता है एक ही संख्या की परमाणु में, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है, ठीक है। आगे है समवैविता, ठीक है, या फिर आइसोमेरिज्म। क्या है आइसोमेरिज्म? ब्यूटेन 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन परमाणुओं से बना है। इन 14 परमाणुओं के लिए 2 अलग अलग संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स संभव है। दोनों संरचनाओं में अलग अलग रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। इन्हें समवैविता कहा जाता है। लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक बनाने की क्षमता और समावयन का अस्तित्व कार्बन को बहुमुखी बनाता है। तो मतलब इसमें क्या है कि जो ब्यूटेन है हमारा C4H10, वो अलग अलग संरचनाओं में मिल सकता है, ठीक है। तो जो हमारे ब्यूटेन के लिए तो है 2 संरचनाएं, ठीक है। पहला तो है नॉर्मल हमारा चेन वाला और दूसरा है हमारा ऐसा कुछ, ठीक है, इसको हम आइसो बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या है आगे। तो हमारा C4H10 है, यहाँ पे बनाया हुआ है 1 2 3 4 बनाया हुआ है ना, और 10 यहाँ पे हाइड्रोजन है। अभी मैं अगर इस C4 को लाकर C2 पे डाल दूं, ये भी गलत बना हुआ है, मैं आपके लिए नया वाला बनाती हूँ, ये भी गलत बना हुआ है थोड़ा सा। तो इसमें C ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। C4H10 जो है वो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इसके दो दो हो गए, हमारे पास में 2 संरचनाएं होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे अलग अलग संरचना बनाने की क्षमता को हम समवैविता कहते हैं, और हमारा जो समवैविता है उस पर निर्भर करता है रासायनिक और भौतिक गुण उस एक यौगिक का, ठीक है। तो समझ में आया क्या है? तो कार्बन की जो हमारी क्षमता है अलग अलग संरचनाएं बनाने की, सेम बिल्कुल समान संख्या के परमाणुओं के साथ में, उसे हम समवैविता या फिर आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये समवैविता जो है या फिर ये जो अलग अलग संरचनाएं हैं उनमें अलग अलग रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, और उस पर हमारी जो प्रतिक्रियाशीलता है वो निर्धारित होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? और ये लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक बनाने की क्षमता और समावयन जो है या फिर समवैवियता जो है वो क्या करती है, वो अस्तित्व कार्बन का और भी ज्यादा बहुमुखी बनाती है। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना था? हमको इतना पढ़ना था कि समवैविता क्या है और वो आखिर हमारी प्रतिक्रियाशीलता पर निर्धारित किस तरह से है। तो समवैविता क्या है? समान परमाणुओं के यौगिक जब अलग अलग संरचनाएं बनाते हैं, उस अलग अलग संरचना बनाने की क्षमता को हम समवैविता कहते हैं। और इन अलग अलग संरचनाओं में अलग अलग रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बिल्कुल सीधा, वो है हमारा ब्यूटेन, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर बनाया है, मैं एक और बार क्लियरली बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है, ऐसा कुछ कि जो मैंने कार्बन 4 है उसको कार्बन 2 पे ले आई मैं,
ठीक है भैया, तो ये 1 2 3 और 4। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो होता है वो होता है हमारा आइसो ब्यूटेन। ठीक है, और ये वाला क्या है, ब्यूटेन, और दोनों के दोनों जो है वो C4H10 ही कहलाते हैं। तो क्या है हमारा समव्ययता, समान सूत्र लेकिन भिन्न भिन्न संरचना। समान सूत्र C4H10, भिन्न भिन्न संरचना ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। समझ में आया इतना, आगे बढ़े फिर। आगे है समावयन, जो हमने समव्ययता जो हमने पढ़ा था, मुझे माफ करिएगा, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हमने जो अभी समव्ययता के बारे में पढ़ा था, अब हम समावयन के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग जो संरचनाएं बनी थी उसको हम समावयन कहते हैं। क्या क्या है देखें फिर फटाफट से। क्या है यहाँ पर पेंटेन, ये तो ब्यूटेन है, यहाँ पर एक और कार्बन ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब बन गया पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 हमारे कार्बन के परमाणु हैं। तो ये पेंटेन का क्या है, हमारा सीधी श्रृंखला बन गई है पेंटेन की। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि शाखा युक्त श्रृंखला। तो इन्होंने क्या करा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ को लाकर थर्ड पे रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शाखा युक्त श्रृंखला, और इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें इन्होंने, फर्स्ट वाले को भी ये थर्ड वाले पर ले आए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और ये भी हो गई हमारी शाखा युक्त श्रृंखला। अब इन तीनों में हमारा जो फॉर्मूला, हमारा जो सूत्र है वो है C5H12। ठीक है, लेकिन इन तीनों के अलग अलग संरचनाएं हैं, और इस अलग अलग संरचना के वजह से इनके अलग अलग भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं। तो ये जो हमारे समावयन क्या है, समावयन वो हैं जिनका समान सूत्र होता है लेकिन असमान या फिर भिन्न भिन्न संरचनाएं होती है, और समावयन बनाने की क्षमता को हम आइसोमेरिज्म या फिर समव्ययता बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े फिर। कार्बन के सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या है देखते हैं। कार्बन यौगिक ताप और विद्युत के कुचालक है, मतलब वो सुचालक नहीं है, वो कंडक्टर अच्छे से नहीं करते, वो विद्युत और ताप को आगे बढ़ने में मदद नहीं करते। ठीक है, इनमें गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, मतलब जो ये आसानी से जल्दी गल भी सकते हैं और जल्दी उबल भी सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि बंध आयनिक नहीं है। यदि आयनिक बंध होता तो एक तो ये सुचालक होता और उसके साथ साथ गलनांक और क्वथनांक काफी हाई होता, काफी उच्च होता। ठीक है, यदि संबंध आयनिक होता तो वे गलनांक अवस्था में आयनों को बाहर निकलते विद्युत और ताप का चालन करने देता। यदि हमारा जो बंध है वो आयनिक होता तो कार्बन के यौगिक जो है वो गले हुए अवस्था में आसानी से विद्युत और ताप का संचालन करने में मदद करते। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि कार्बन में आयनिक बंध तो नहीं है। तो कौन सा बंध है हमारे कार्बन में, कार्बन में है सहसंयोजक बंध। क्या है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, चिंता नहीं बिल्कुल भी। कार्बन यौगिकों में अंतर आणविक बल कमजोर होना चाहिए जिसके कारण वे आसानी से पिघल सके। तो कार्बन यौगिक जो है उसके अंदर अंतर आणविक बल या फिर इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बल होते हैं वो कमजोर होने चाहिए जिसके कारण वे आसानी से पिघल जाए। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, कार्बन यौगिक ताप और विद्युत के कुचालक है, उसके साथ साथ उसका गलनांक और क्वथनांक कम है। इससे हमको समझ में आता है कि कार्बन के बीच में बंध आयनिक नहीं है। यदि आयनिक होता तो वो गली अवस्था में आसानी से विद्युत और ताप का चालन करने देता। उसके साथ साथ क्या समझ में आया, कार्बन यौगिक जो है उसका अंतर आणविक बल जो है वो कमजोर होना चाहिए जिसके कारण हमारा जो कार्बन है वो आसानी से पिघल पाए, कार्बन का जो यौगिक है वो आसानी से पिघल पाए। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना और अष्टक नियम। इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है और अष्टक नियम क्या है ये पढ़े फिर। तत्वों की प्रतिक्रियाशीलता को आमतौर पर सबसे बाहरी कक्ष को भरने की प्रवृत्ति के आधार पर समझाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, तत्वों की जो प्रतिक्रियाशीलता होती है वो आमतौर पर जो बाहरी कोश है उसको पूर्ण भरने के लिए होती है। ठीक है,
तो हमको जो बाहरी कोश है उसको भरने की प्रवृत्ति के आधार पर समझ सकते हैं कि कोई तत्व कितना प्रतिक्रियाशील हो सकता है। सभी तत्व बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। इसे अष्टक नियम कहा जाता है। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अलग अलग, 1 2, मान लीजिए बाहर इसके पास में 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। अभी इसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन, जिससे कि बाहरी कोश में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इसको मिल जाए हमारा उत्कृष्ट गैस विन्यास, या फिर सबसे ज्यादा स्टेबल और हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमारा उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है, जब बाहरी कोश जो है वो पूर्ण भरे हुए होते हैं, और इस भरने की प्रवृत्ति से हमको किसी तत्व की प्रतिक्रियाशीलता समझ में आ सकती है। ठीक है, और इस भरने को हम अष्टक का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी वाले कोश में वो हर बार कोशिश करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो पाए। आगे क्या है, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ता है या अष्टक नियम को संतुष्ट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना पड़ता है। हालांकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो नाभिक के लिए 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6th पे आता है हमारा कार्बन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा कुछ होगा 2,4, है ना। तो हमारा कार्बन ये नाभिक है इसका, ठीक है, तो हमारा कार्बन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ में बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी इसके बाहरी को 8 बनाने के लिए हमको या तो 4 और ऐड करना पड़ेगा, ये जो हमारे 4 हैं इनको पूरा निकाल कर 2 को बाहरी कोश बनाकर उसको पूर्ण तरह से भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या 4 इलेक्ट्रॉन को खोना खुद ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो इतनी ऊर्जा नहीं होती है हमारे नाभिक या फिर हमारे तत्व में कि वो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे दे पाए या 4 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे ले पाए। उससे क्या होगा, हमारे अंदर तो 6 प्रोटॉन ही रह जाएंगे, लेकिन बाहर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे कि हमारा जो पूरा तत्व है वो और भी ज्यादा प्रतिक्रियाशील और अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, अभी हमको ये तो पता है कि कार्बन को बाहर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कैसे चाहिए हम वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो कार्बन है उसको आगे बाहर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना और अष्टक के नियम को संतुष्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है वो कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसी तरह कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत है। जैसे मैंने बताया था, 4 इलेक्ट्रॉन को देना और 4 इलेक्ट्रॉन को पाना, दोनों में बहुत ही ज्यादा अधिक ऊर्जा लगेगी। इसलिए कार्बन आयनिक बंध नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि आयनिक में बंध में क्या होता है, जो हमारे तत्व हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, लेकिन जो कार्बन है वो लेन देन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना मुश्किल है उसके लिए कि 4 इलेक्ट्रॉन वो दे पाए और 4 इलेक्ट्रॉन वो ले पाए। इसीलिए ये एक अलग प्रकार की बंधता होती है इसमें, जिसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध क्या है, अभी आगे देख, सहसंयोजक बंध में क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये याद रखिए जो कार्बन है वो आयनिक बंध तो नहीं बनाता है, वो बनाता है हमारा सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध केवल कार्बन ही नहीं और भी कई सारे हमारे तत्व बनाते हैं, उनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। सहसंयोजक बंधित अणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी सहसंयोजक बंधित अणु में से एक है। हाइड्रोजन भी जो है वो एक सहसंयोजक बंध ही बनाता है। तो देखते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं या फिर शेयर करते हैं, वो साझेदारी करते हैं एक दूसरे के साथ में, और दोनों को अपने संयोजक कक्ष में 2 साझा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एकल सहसंयोजक बंध बनता है। तो इससे हमको क्या समझ में आया, हमारे हाइड्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास में एक और इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, चलो हम लोग साथ में ही रहते हैं ताकि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल कर पाओ और मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल कर पाऊं। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे एक बंध बना लेते हैं साथ में। ठीक है, और इस बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, H, ये आकर बना देता है H। ठीक है, इसके लिए हम
सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से शेयर हो रहा है, ठीक है, ये दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं वो लोग, इसलिए एक सिंगल बॉन्ड बनता है। और इसीलिए हमारे जो वायुमंडल है उसमें H2 के रूप में हमारा हाइड्रोजन मिलता है हमको। समझ में आया? हाइड्रोजन क्या करता है, दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, बोलता है साथ में रहते तुम मेरा इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं और ये एक सिंगल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। समझ में आया? आगे बढ़े फिर। आगे क्या है, अब ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन भी एक सहसंयोजक बंध बनाता है। किस तरह से? दो ऑक्सीजन परमाणु प्रत्येक दो इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। 4 साझा इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के होते हैं और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्विया बंध, पहले हमने एकल बंध पढ़ा था, अब हम द्विया बंध बनता के बारे में पढ़ेंगे। द्विया बंध हमारा ऑक्सीजन बनाता है। कैसे? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का नंबर 8, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2-6 है। तो हमारे ऑक्सीजन का जो नाभिक है उसके आसपास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अभी 6 इलेक्ट्रॉनों को 8 बनने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक और ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। तो मान लीजिए ये ऑक्सीजन है और ये पहला ऑक्सीजन है जिसके पास बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। और ये दूसरा है, ठीक है, जिसके बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन दोनों क्या बोलते हैं, एक काम करो, ये बीच वाले जो हमारे दो दो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी हम इनको हम मिल बांट कर साथ में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये साथ में मिलकर O2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और इससे क्या होता है, इसके पास में भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हुए, अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे अष्टक नियम भी हमारा संतुष्ट हो चुका है और इससे हमारा सहसंयोजक बंध भी बन चुका है। तो समझ में आया सहसंयोजक बंध किससे कैसे बना हमारा। इन दोनों ने बोला तुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, चलो हम दोनों अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे में बांट देते हैं और मिल बांट कर साथ में रह लेते हैं कि मैं तेरे 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन बना पाऊं और तू भी मेरे 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन अपने लिए बना पाए। तो हमारा ऑक्सीजन जो है वहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉनों की दोनों तरफ से साझेदारी हो रही है, इसीलिए इसमें एक द्विया बनती है या फिर डबल बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन था दोनों तरफ से, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों तरफ से, इसलिए यहाँ पर द्विया बंध बनता है। आगे देखें फिर, आगे क्या है, नाइट्रोजन। अभी हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, अब हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन में क्या है, 2 नाइट्रोजन परमाणुओं में प्रत्येक 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। 6 साझा इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के हैं और नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच एक त्रिया बंध बनाता है। तो हमारा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो हमारा है उसमें बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,5 होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा परमाणु संख्या है वो 7 होता है, ठीक है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 है, 2,5 है। तो बाहरी कोश में कितने हैं हमारे 5। अब इसको कितने चाहिए कि 8 बना पाए, 3 और चाहिए। तो ये बोलता है दूसरे नाइट्रोजन से कि देख तुझे भी 3 चाहिए, मुझे भी 3 चाहिए, चलो शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये 3 जो हैं ये यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है और ये 3 यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉनों का हर तरफ से साझा हुआ है, शेयरिंग हुई है, ठीक है। एक नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर त्रिया बंध बनता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है और इस तरह से हमारा N2 अणु भी मिलता है हमको। तो आपको समझ में आया, H2 ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ये मिलकर हमको देता है H2, ठीक है। O2 ऐसा कुछ दिखता है और N2 ऐसा कुछ दिखता है,
ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े फिर, आगे हम आ गए मीथेन के पास में। मीथेन जो है, मीथेन होता है CH4, एक कार्बन का परमाणु और 4 हाइड्रोजन के परमाणु। ठीक है, आगे देखते हैं मीथेन। एक कार्बन परमाणु अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साझा करता है, जो प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं। कार्बन का अष्टक पूर्ण है और हाइड्रोजन भी संयोजक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है। तो इसमें क्या बोला है, हमारे कार्बन के पास में बाहरी में 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा था, वो ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना प्राप्त कर सकता है, बहुत ऊर्जा लगती है। तो वो क्या करता है, उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लेता है। ठीक है, तो अभी अगर हम हाइड्रोजन की तरफ से देखें तो हाइड्रोजन का तो संयोजकता कोश में 2 हो गया, तो ये तो इसका अष्टक नियम बिल्कुल संतुष्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए, है ना। अब कार्बन का देखें तो कार्बन भैया ने भी कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए। कैसे, 4 तो खुद के थे और 4 इन्होंने हाइड्रोजन से मांगकर अपना जो अष्टक है वो पूर्ण कर लिया। ठीक है, इसीलिए जो C है वो 4 हाइड्रोजन के साथ में वो 4 हाइड्रोजन के साथ में अपना बंध बनाता है। चारों हाइड्रोजन के साथ में एकल बंध ही बनता है। ठीक है, क्या है आगे, कार्बन अपने संयोजक इलेक्ट्रॉनों को अन्य परमाणुओं के साथ साझा करता है। यह साझा करना सुनिश्चित करता है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के हैं और दोनों परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त होता है। तो कार्बन क्या करता है, वो अपने संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन्स थे इसके, वो दूसरे तत्वों के साथ में साझा करता है। ठीक है, दूसरे परमाणुओं के साथ में साझा करता है। इससे जो हमारे अलग अलग परमाणु थे उनके पास में भी उत्कृष्ट गैस विन्यास आ गया और हमारे कार्बन के पास में भी उत्कृष्ट गैस विन्यास आ गया। कार्बन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कोश में और हाइड्रोजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कोश में, इसीलिए यहाँ पर एकल संयोजकता बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम इंग्लिश में कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, अगर कहीं इस्तेमाल में आए तो कोवेलेंट बॉन्ड। तो समझ में आया ना कैसे एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉनों को ये लोग बांटते नहीं है, एक साझेदारी रखते हैं कि मेरे इलेक्ट्रॉन तू यूज कर सकता है, तेरे इलेक्ट्रॉन मैं यूज कर सकता हूँ, चल एक बंध बना लेते हैं। और यदि एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से हो रहा है तो एकल बंध बनता है, यदि 2 होता है तो द्विया बंध बनता है और अगर 3 होता है तो त्रिया बंध बनता है। वो डिपेंड करता है कि एक परमाणु आखिर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर दे रहा है साझेदारी के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े फिर, कार्बन के अपर रूप क्या है देखते हैं। कार्बन भिन्न भिन्न भौतिक रूपों या संरचनाओं में होता है जिनमें विभिन्न भौतिक गुण होते हैं। कार्बन के इन विभिन्न रूपों को अपर रूप कहा जाता है। संरचना इन अपर रूपों के भौतिक गुणों को निर्धारित करती है। जो हमारे कार्बन है, कार्बन भैया जो है, वो भिन्न भिन्न भौतिक रूप या संरचनाओं में होते हैं। हमने पढ़ा था हमारा कार्बन जो है वो अलग अलग संरचनाएं बनाता है। कार्बन के इन्हीं विभिन्न रूपों को हम अपर रूप भी कह सकते हैं। इन अलग अलग संरचनाओं को हम अपर रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो संरचना इन अपर रूपों के भौतिक गुणों को निर्धारित करती है। तो हमारी जो संरचना है, हमारे कार्बन किस तरह से बंध है एक दूसरे के साथ में, वो अपर रूपों के भौतिक गुणों को भी निर्धारित करती है। ठीक है, वो गुणधर्म बहुत ज्यादा निर्धारित करती है। हम कार्बन के 3 अपर रूप के बारे में देखेंगे, जो कि है ग्रेफाइट, हीरा और C60। ठीक है, ग्रेफाइट, हीरा और C60 एक दूसरे से कैसे अलग है ये भी हम देखेंगे और ये अपर रूप क्यों कहलाते हैं ये भी हम देखेंगे। तो अपर रूप क्या है, समझ में आया ना। कार्बन भिन्न भिन्न भौतिक रूपों या फिर संरचनाओं में पाया जाता है। इसको हम अलग अलग संरचनाओं को हम अपर रूप कहते हैं और ये संरचनाएं अपर रूप के भौतिक गुणों को निर्धारित करती है। समझ आया। आगे बढ़े फिर। अब पहला हमारा क्या था अपर रूप, ग्रेफाइट, एक कार्बन अपर रूप जो विद्युत का चालन करता है। वैसे तो कार्बन हमने पढ़ा था, कार्बन के यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, ये एक अलग एक्सेप्शनल केस है, अलग ही केस है कि ये ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, ग्रेफाइट की एक बड़ी सहसंयोजक संरचना है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु
सहसंयोजक बंध के द्वारा 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये कार्बन परमाणुओं को षटकोणीय व्यवस्था के साथ एक परत जैसी संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, कार्बन जो है बहुत ही बड़ा सहसंयोजक संरचना है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला इन्होंने बोला कि प्रत्येक कार्बन जो है वो 3 अलग कार्बन परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बनाता है। तो मतलब क्या है, जो हमारा एक कार्बन है वो एक यहाँ से कार्बन के साथ में सहसंयोजक में यहाँ से, और एक नीचे भी है जिससे वो सहसंयोजक बंध बनाता है। उसी तरह ये, ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो 3 कार्बन के साथ में हमारे सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये 1 2 3 से है, ये 1 2 3 से है। ठीक है, इसी तरह से ये सारे 3 से होते हैं। तो इसमें क्या हमको दिख रहा है कि हमारे जो कार्बन परमाणु है वो कार्बन परमाणुओं के षटकोणीय व्यवस्था के साथ एक परत जैसी संरचना करते हैं। तो हमको यहाँ पर एक षटकोणीय या फिर हेक्सागन दिख रहा है। ठीक है, हेक्सागन, तो ये षटकोणीय हमको दिख रहा है। तो ये षटकोणीय व्यवस्था जो है वो ऊपर एक परत बना देती है। ठीक है, ये एक षटकोणीय है, ये एक षटकोणीय है, ये पहली परत, ये दूसरी परत, ऐसी परतों में हमारा ग्रेफाइट पाया जाता है। आगे क्या है, ग्रेफाइट आसन्न या फिर एडजेसेंट कार्बन परमाणुओं के साथ केवल 3 सहसंयोजक बंध बनाता है और विद्युत के चालन के लिए चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त छोड़ देता है। तो हमारा जो कार्बन है उसने 3 के साथ में एकल बंध बनाया, तो मतलब उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो सहसंयोजक बंध में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त है, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे विद्युत का चालन करता है। तो समझ में आया विद्युत का चालन ग्रेफाइट में किस तरह से होता है। ग्रेफाइट में इसलिए होता है कि जो कार्बन है वो अपने पास वाले 3 कार्बनों के साथ में जुड़ा हुआ होता है एकल बंध में, तभी एक इलेक्ट्रॉन उसका मुक्त होता है, और ये जो मुक्त हमारा इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत का चालन हमारा करता है। समझ में आया। आगे बढ़े फिर हीरा। अब हम हीरे के बारे में बात करेंगे। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा, अब हीरे के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेफाइट क्या था, कार्बन का एक अपरूप जो विद्युत का चालन कर सकता है। हीरा क्या है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ। देखिए आगे, प्रत्येक कार्बन एक कठोर त्रिआयामी संरचना में 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है जो हीरे को कठोर बनाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो प्रत्येक कार्बन है वो एक कठोर, बहुत ही ज्यादा मजबूत त्रिआयामी संरचना में होता है। देखिए त्रिआयामी संरचना में यहाँ पे आपको दिखेगा, या फिर 3D संरचना में आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, त्रिआयामी मतलब 3D संरचना। और इसमें क्या है, हर कार्बन 4 अलग कार्बन है, ये दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हर कार्बन 4 अलग कार्बनों के साथ में बहुत ही ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं, और इसलिए हमारा जो हीरा है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, हीरे की त्रिआयामी संरचना प्रत्येक C परमाणु 4 अन्य C परमाणु मतलब कार्बन, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा, ये जो हीरे की त्रिआयामी संरचना है, हमारे ग्रेफाइट में क्या था, प्रत्येक कार्बन 3 और कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ था। हीरे में क्या है, प्रत्येक कार्बन 4 और कार्बन के साथ में एक त्रिआयामी संरचना बनाता है जो कि बहुत मजबूत होता है, और इसीलिए हीरा सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। समझ में आया इतना। हीरा किस तरह से बनता है, ग्रेफाइट था हमारे का एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, हीरे में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उस 3 कार्बन के साथ में जुड़े होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालन कर सकता है, और हीरे में तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ले लिए दूसरे 4 कार्बन ने, तो इसीलिए यहाँ पर हीरा जो है वो बिल्कुल भी हमारा विद्युत का चालन नहीं कर सकता। ठीक है, आगे क्या है, C60। अभी एक नया हमने पढ़ा था इसके, ये हीरा तो बहुत पहले से है। C60 जो है वो भी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले ही हमारा आविष्कार हुआ है। C60 क्या है, एक फुटबॉल के आकार का अणु, एक फुटबॉल जैसे आपको दिखता होगा, ऐसे कई सारे उसमें छत्ते होते हैं ना, और ऐसे फुटबॉल में, ये मान लीजिए एक फुटबॉल है, मैं
की ड्राइंग का मजाक मत उड़ाइएगा प्लीज, ठीक है। ऐसे कई सारे होते हैं उसमें। तो ये फुटबॉल की तरह के आकार का एक अणु है। C60 नाम से ही पता पड़ रहा है 60 है हमारे पास में कार्बन के परमाणु, ठीक है। आगे क्या है, कार्बन का एक अन्य अपर रूप है। C60 कार्बन का एक अन्य अपर रूप है जिसमें 60 कार्बन, ठीक है, 60 कार्बन परमाणु एक संरचना में व्यवस्थित होते हैं जो फुटबॉल जैसा दिखाई देता है। इस ढांचे में 20 षटफलक और 12 पंचफलक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये एक षटफलक है और ये एक पंचफलक है, या फिर हेक्सागन और पेंटागन, या फिर षटकोण या पंचकोण, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ढांचा है पूरा, उसके अंदर हमारे को 20 षटफलक और 12 पंचफलक मिलेंगे। तो C60 कैसा है, C60 एक ऐसा अपर रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु है, उसके साथ साथ उसका जो ढांचा है वो फुटबॉल के आकार का दिखता है, और उसके साथ साथ उस ढांचे में 20 षटफलक और 12 पंचफलक हमको मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक षटफलक, यहाँ पे पंचफलक, ये एक षटफलक, ये एक पंचफलक, इस तरह से 20 षटफलक है हमारे और 12 पंचफलक है। तो C60 क्या है, समझ में आ गया भाई। आगे बढ़े फिर। अरे वाह, अब तो प्रश्न आ गया, प्रश्न फटाफट से सॉल्व करते हैं और सेशन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, इसका सूत्र CO2 है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ठीक है। अब दोनों में सहसंयोजक बंध बनने वाला है। अभी हमको ये पता है कि कार्बन जो है उसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमको ये भी पता है कि हमारे ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, शेयरिंग करेंगे हम, तो भाई शेयरिंग शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग कर कर ये क्या कर लेते हैं, दिख रहा है आपको, इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए ऑक्सीजन के पास में अगर हम देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन के इस्तेमाल कर लिए। इस वाले ऑक्सीजन में भी उसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, है ना। और बीच वाला जो हमारा कार्बन है उसमें भी ये कम है क्या, इन्होंने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लिए। तो हमारा इलेक्ट्रॉन संरचना जो है वो ऐसा कुछ दिखेगा। और ये जो है ये दोनों द्वियाबंध बनाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से साझा हुए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं। समझ में आया प्रश्न एक, समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस तरह से हुई। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों ने मिलाकर एक सहसंयोजक बंध बनाया, और उससे हमारे 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के संपूर्ण हो गए। समझ आया। आगे बढ़े। प्रश्न 2, सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी जो सल्फर के 8 परमाणुओं से बनी है। सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो सल्फर है बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह, उसके बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे उसमें कि वो 2 तरह के बनाता है, ठीक है। एक तो क्राउन शेप का हमारा संरचना बनाता है और एक रिंग शेप का, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैं दोनों आपको बना के दिखाऊंगी। तो हमारा जो क्राउन वाला शेप है, मुकुट जैसा जो शेप है, उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ ऐसी होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से, जो कि है ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से S है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के, 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी ये देखिए ऐसा कुछ हमारा S बनाता है, ठीक है।
ऐसा कुछ क्राउन जैसा बनाता है, लेकिन अगर वो आपको नहीं पड़ा है तो आपको ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप रिंग वाला बना सकते हैं। रिंग वाले में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक यहाँ से लिया जाता है, 2 3 4 5 6, एक यहाँ से लिया जाता है। तो हमारे बाहरी में हमेशा 6 रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा लिए जाएंगे कहीं से, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है अंगूठी के रूप में, ये भी हमारे सल्फर का एक सल्फर की एक संरचना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो दो संरचनाएं बनाकर दिखा दी है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा सेशन मेरे साथ में अगर आपने बनाए हैं सारी की सारी संरचनाएं, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं। आगे जो हमारा सेशन होगा उसमें हम पूरा का पूरा अध्याय एक एक करके खत्म करने वाले हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल याद हो। तो इसीलिए अगले सेशन में मिलने से पहले तब तक के लिए सब कुछ आप रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।